अच्छा, तो जी ठीक है। अफरासियाब, उर्वा, शहजादा, उस्मान, लारेब। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम जो है ना वो आगे स्टार्ट करते हैं। 18th अमेंडमेंट को हम स्टडी करते हैं इन डिटेल कि एक्चुअली। जी ठीक है दुरेशवार, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, कोई इशू। अच्छा, तो अब हम जरा 18th अमेंडमेंट को डिटेल में देखते हैं कि असल में 18th अमेंडमेंट थी क्या। ठीक है, तो जो हम, अच्छा, 18th अमेंडमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे जो है ना वो लेंथी अमेंडमेंट थी, सबसे बड़ी अमेंडमेंट इसको कहा जाता है, नंबर वन। दूसरा ये कि हमारी जो पॉलिटिकल और जो हमारी सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ा इफेक्ट डाला, वो इफेक्ट डालने वाली थी 18th अमेंडमेंट। ठीक है जी। ठीक है, सब लोगों ने ज्वाइन कर लिए, ठीक है जी। ठीक है, जबीर भी आ गए, हिना आ गई है, अनवार, दुरेशवार, अफरासियाब। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला जो पॉइंट था आर्टिकल 18th अमेंडमेंट का, वो था चेंज इन प्रोविंशियल नेम्स। ठीक है, अंडर आर्टिकल 1 के मुताबिक प्रोविंसेस के नाम चेंज कर दिए गए। नाम कौन कौन से चेंज किए गए? एनडब्ल्यूएफपी का नाम चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया, केपीके। एनडब्ल्यूएफपी से केपीके रख दिया गया अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद सिंध और बलोचिस्तान के स्पेलिंग चेंज किए गए। केपीके, एनडब्ल्यूएफपी का नाम चेंज किया गया, सिंध और बलोचिस्तान के स्पेलिंग चेंज किए गए। ठीक है, एनडब्ल्यूएफपी से केपीके कर दिया गया। और जो पहले सिंध के स्पेलिंग थे SIND, ये मैं टाइप कर देता हूं। ठीक है, SIND, पहले सिंध के ये स्पेलिंग थे। इस अमेंडमेंट के मुताबिक जो है ना वो SINDH कर दिया गया, एंड पे H लगा दिया गया। ठीक है, बलूचिस्तान के स्पेलिंग थे BALOCH, BALOCHISTAN। बलूचिस्तान के स्पेलिंग ये थे। इस अमेंडमेंट के तहत अंडर आर्टिकल 1 बलूचिस्तान के स्पेलिंग ओ की जगह यू कर दिया गया, BALUCHISTAN कर दिया गया। ठीक है, तो NWFP से KPK किया गया, सिंध और बलूचिस्तान के स्पेलिंग चेंज कर दिए गए। दूसरा जो था हमारा, वो था हाई ट्रीजन। हाई ट्रीजन होता है गद्दारी। ठीक है, आर्टिकल 6 के तहत 18th अमेंडमेंट में यह किया गया कि इसके बाद जो भी बंदा या जो भी पॉलिटिशियन हो या आर्मी ऑफिसर हो, मार्शल लॉ लगाएगा, मतलब कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करेगा, उसको मुल्क का गद्दार कहा जाएगा। ठीक है, और उस गद्दारी की सजा क्या होगी? सजाए मौत होगी। ये है आर्टिकल 6। द पनिशमेंट फॉर हाई ट्रीजन इज डेथ। ठीक है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। ठीक है, ये हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट एक आया था 1973 में, उसके तहत वहां पे जो है ना वो गद्दारी की जो है ना वो सजाएं वगैरह लिखी हुई हैं। तो इसमें यह किया गया था कि जो भी बंदा अब कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करेगा, स्टेट की रिट को चैलेंज करेगा, उस वो गद्दार होगा, और गद्दारी की सजा जो है ना वो या तो सजाए मौत है या फिर उम्र कैद है। आपको मैं बताता चलूं, पता नहीं शायद आप लोगों को पता है कि नहीं, कि 2002 में या 2001 में जनरल अयूब अयूब साहब का दोबारा केस चला था, और जनरल अयूब साहब को गद्दार करार दे दिया गया था। उनको कहा था कि ये जो है ना वो कौम की गद्दार है, जब उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, वो केस दोबारा चला था। अच्छा, तीसरा तीसरा पॉइंट जो तीसरी चेंजिंग की गई,
वो था फेयर ट्रायल अंडर आर्टिकल 10A। फेयर ट्रायल क्या था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में आपकी राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, राइट टू फेयर ट्रायल होना चाहिए, ठीक है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर आ जाती हैं, जो बुनियादी हकूक हैं आपके फंडामेंटल राइट्स जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, आपको एक और ये बात बताता चलूं कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो आपके राइट्स गिवन है ना, ठीक है, वो उनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के नाम से जो ना वो आपका एक आर्टिकल है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अच्छा, तो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स किया गया 18th अमेंडमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद पहले कुछ फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन 18th अमेंडमेंट में जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स मजीद ऐड किए गए, ठीक है। उसके अंदर आपका ये दिया गया कि फेयर ट्रायल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल फेयर ट्रायल ये कि अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है तो उसका जो ट्रायल है वो फेयर किया जाएगा। मतलब ये नहीं कि उसके अगेंस्ट चले जाएं या बिल्कुल उसके फेवर में चले जाएं, उसका फेयर ट्रायल किया जाएगा। उसके बाद जो है ना वो तफ्तीश वगैरह होगी और सारा जो है ना वो फैसला वगैरह होगा। जो फोर्थ पॉइंट था वो था राइट टू इंफॉर्मेशन। ये था अंडर आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेयर ट्रायल था 10A, राइट टू इंफॉर्मेशन है आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये तकरीबन राइट टू इंफॉर्मेशन ये ट्रांसपेरेंसी के बहुत ज्यादा पास था कि जो है ना जिसको भी इंफॉर्मेशन दी जाए या जो गवर्नमेंट जो है ना इंफॉर्मेशन देगी अवाम को, वो राइट इंफॉर्मेशन देगी, ठीक है। हर चीज जो है ना वो साफ शफाफ चीज बताएगी, कोई घुमा फिरा के बात जो है ना वो नहीं करेगी या झूठ नहीं बोलेगी। तो अवाम के पास राइट टू इंफॉर्मेशन है, अवाम के पास ये हक है कि उनको हर तरह की इंफॉर्मेशन दी जाए। ये आर्टिकल बहुत ज्यादा मशहूर है, एक राइट टू फ्री एजुकेशन अंडर आर्टिकल 25A। अगर एजुकेशन पे कोई ऐसे आता है तो आपने जो है ना वो आर्टिकल 25A का हवाला जरूर देना है, जिसमें हमारी जो स्टेट है वो हमें राइट टू एजुकेशन देती है। उसमें ये है कि ये जो है ना ये हमारा 25A ये स्टेट के ऊपर, स्टेट को ऑब्लिगेट करता है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है, टू ऑल द चिल्ड्रन जिनकी एज 5 to 16 ईयर्स होगी। 5 से 16 साल के बच्चे तक ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और नहीं प्रोवाइड करेगी तो लॉ के तहत जो है ना वो स्टेट के अगेंस्ट कोर्ट्स एक्शन लेंगी। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 58(2)(b), ये मैंने आप सब लोगों को बता दिया है कि 18th अमेंडमेंट में आर्टिकल 58(2)(b) को खत्म कर दिया गया था। साथ ही आर्टिकल 50 जो आर्टिकल 112 है उसके तहत जब प्रेसिडेंट की पावर्स खत्म हो हुई तो गवर्नर की पावर्स को भी खत्म कर दिया गया, पावर चीफ मिनिस्टर्स को दे दी गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो 8th पॉइंट है वो ये आता है कि कैबिनेट साइज, काबीना का। जी स्टूडेंट्स एक दफा मुझे कंफर्म करें आवाज आ रही है, मेरा नेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज आ रही है सबको? जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो ये था कि साइज, जो काबीना का साइज है ना कैबिनेट का, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि द साइज ऑफ द कैबिनेट विल वाज रिस्ट्रिक्टेड टू 11% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मजलिस शूरा। ये अच्छा, ये मैं आपको इस जरा डिटेल में बताता हूँ कि जो पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अभी जो है ना वो 272 है, ठीक है, आई थिंक 272 है, यस 272। तो पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स होंगे उनका 11% निकाला गया। तो जितना भी पार्लियामेंट का साइज होगा उसका 11% काबीना का साइज रखा जाएगा।
पहले तो ये था कि आपके 50-50, 60-60 जो है ना वो काबीना के मेंबर होते थे, लेकिन अब उसका साइज जो है ना वो कम करके 11% रख दिया गया। तो ये आपके ऑलमोस्ट 272 के कुछ 36 या 37 इस तरह के बनते हैं। तो काबीना का साइज जो है ना वो 11% ऑफ द मजलिस शूरा के मेंबर्स का होगा, और ये था अंडर आर्टिकल 92। अच्छा, पार्लियामेंट के, जी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो मैंने देखे 342 मेंबर्स हैं। 342 नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, प्लस उस वक्त जो है ना वो 104 थे। अभी ऑलमोस्ट 100 मेंबर्स हैं सेनेट के, तो ये तकरीबन बन जाते हैं 442 मेंबर्स। ठीक है, और इनका अगर जो है ना वो आप 11% निकालें तो ये आपके ऑलमोस्ट जो है ना वो 47-48 बनते हैं। तो अभी जो काबीना का साइज है वो आपको 47 से 48 तक का होना चाहिए। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स को जो है ना वो मैंडेटरी बना दिया गया। मैंडेटरी अंडर आर्टिकल 140 ए के लोकल गवर्नमेंट्स जब आई कि लोकल जो बल्दियात का इलेक्शन होता है वो होगा, तो जब लोकल गवर्नमेंट्स बनी तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि निचले तबके के लोगों तक गवर्नमेंट की जो है ना वो रसाई हो गई। जो मेंबर, ये आपके जो यूनियन काउंसिल के जो नाज़म और नायब नाज़म अभी चेयरमैन वाइस चेयरमैन हो गए हैं, उसके बाद जो काउंसलर वगैरह हैं, तो वो सारे जो है ना ये आपके लोकल गवर्नमेंट्स के मेंबर हैं। तो इनकी जो है ना वो निचले तबके के लोगों की आवाज भी जो है ना वो गवर्नमेंट तक पहुंचने लगी। तो वैसे ये हुआ तो नहीं है जी। लोकल गवर्नमेंट्स अंडर आर्टिकल 140 ए, 140 ए लारेब, अंडर आर्टिकल 140 ए। ठीक है, तो जो हमारा पॉलिटिकल जो जो हमारे पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी वो लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन 18th अमेंडमेंट के अंदर ये कंपलसरी कर दिया गया कि लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन हर 5 साल बाद हुआ करेंगे। जिस तरह के फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, इसी तरह लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन भी हुआ करेंगी, और इसी तरह पार्टी बेस पे इलेक्शन होंगे। ये फ्री भी बंदा लड़ सकता है, लेकिन ये कि पार्टी बेस पे इलेक्शन हुआ करेंगे। अभी आपको पता है कि जो लोकल गवर्नमेंट एक एक्ट आया नया 2019 में, लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया, तो उसके तहत जो है ना वो काफी ज्यादा चेंजिंग्स की गई। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट्स का इंशाल्लाह। जो अभी पंजाब की लोकल गवर्नमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कुछ स्टूडेंट हैं सिंध के केपीके के, उनकी नहीं, पंजाब का लोकल गवर्नमेंट जो है ना वो चेंज हुआ है। वो ऑलमोस्ट उन्होंने केपीके के मुताबिक ही कर दिया है। ठीक है, अच्छा। तो जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स के इंस्टीट्यूशन थे वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इनको स्ट्रांग कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद आ गया एबॉलिशन ऑफ कंकरेंट लिस्ट। ये मैं आपको बता रहा था कि जो फेडरल और प्रोविंसेस की जो पावर्स होती है ना, ठीक है, 18th अमेंडमेंट से पहले, 18th अमेंडमेंट से पहले जो फेडरल की और प्रोविंसेस की गवर्नमेंट थी, उनकी जो सब्जेक्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी ना, वो दो लिस्ट थी उसकी। एक थी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, एक थी कंकरेंट लिस्ट। जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो सारे के सारे फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आते थे, कि फेडरल गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करेगी। और कंकरेंट लिस्ट के अंडर जितने भी सब्जेक्ट आते थे उसमें यह था कि वो दोनों के अंडर आएंगे, फेडरल के भी और प्रोविंशियल के भी। मतलब प्रोविंशियल जो असेंबली है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रोविंस जो है ना वो किसी एक चीज के ऊपर अकेला काबिज नहीं था। जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी वो थी फेडरल गवर्नमेंट के पास, और जो कंकरेंट लिस्ट थी वो फेडरल गवर्नमेंट के पास भी थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी थी। लेकिन 18th अमेंडमेंट में क्या हुआ? 18th अमेंडमेंट में उन्होंने फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट तो बरकरार रखी, कंकरेंट लिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। कंकरेंट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट्स फेडरल को दे दिए गए और कुछ जो है ना वो प्रोविंसेस को, जिनके ऊपर प्रोविंसेस का अकेला इख्तियार हुआ करेगा, लाइक हेल्थ,
एजुकेशन ये प्रोविंसेस के पास आ गई, और जहाँ पे आपकी डिफेंस है, मिलिट्री है, ये सारी चीजें जो है ना वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट के पास आ गई। उसके बाद अगला पॉइंट आया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीसीआई। सीसी है कॉमन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। अच्छा सॉरी, ये जो अबोलिशन ऑफ कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है, ये है अंडर आर्टिकल 142, 142, अंडर आर्टिकल 142। अच्छा, तो उसके बाद आ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीसीआई। सीसीआई है कॉमन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये था अंडर आर्टिकल 153। ठीक है, तो सीसीआई में क्या हुआ कि सीसीआई के टोटल जो है ना वो 8 मेंबर्स होते हैं, 4 मेंबर्स, ठीक है, हर प्रोविंसेस के। 4 प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस से एक एक मेंबर होगा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, जहां पे हर जो है ना वो सूबे का इशू डिस्कस किया जाएगा। और बाकी 3 अदर मेंबर्स होते हैं, वो फेडरल कैबिनेट से होते हैं। और जो है ना एक प्राइम मिनिस्टर होता है, इसको हेड जो है ना वो सीसीआई को ये प्राइम मिनिस्टर करता है। तो इस तरह 4 मेंबर प्रोविंसेस के, 3 फेडरल के और एक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद, टोटल 8 मेंबर्स होते हैं। तो इसमें जो है ना हर इशू इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाएगी। जी मेंबर्स मैं बता दूं सजाद अली के टोटल 8 मेंबर्स हैं सीसीआई के, 4 मेंबर्स हैं प्रोविंसेस के, ठीक है, जो चारों के चारों चीफ मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, पंजाब का चीफ मिनिस्टर, केपीके का चीफ मिनिस्टर, सिंध का और बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है, 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं और 3 दूसरे मेंबर्स हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब नॉमिनेट करते हैं फेडरल काबीना से। ठीक है, और एक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद, टोटल 8 मेंबर्स हो गए। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। पहले जो है ना वो 4 हाई कोर्ट्स थी, सिंध हाई कोर्ट थी, केपीके हाई कोर्ट थी। जी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीसीआई इज अंडर द आर्टिकल 153, 153 अफरा से आप। ठीक है, 153। अच्छा, ये काइंडली एक दफा बता दे कि ये हमजा कौन है। नहीं, हमजा भट्टी के अलावा ये हमजा कौन है? काइंडली हमजा जरा कमेंट में बताइएगा। एक हमजा भट्टी है और हमजा कौन है? ओ ठीक है हमजा साहब, ओके ओके हमजा भट्टी। अच्छा, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुआ अंडर आर्टिकल 175। पहले ये थी कि पहले 4 हाई कोर्ट थी, केपीके हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट। केपीके मतलब कि आपकी जो है ना पिशावर हाई कोर्ट जो है। उसके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट है आपकी, ठीक है, और जो आपकी जो है ना वो बलूचिस्तान की जो कोयटा की हाई कोर्ट है। तो आर्टिकल 175 के तहत एक और हाई कोर्ट बनाई गई जो फेडरल की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो अब इसको मिला के जो है ना वो 5 हाई कोर्ट्स हैं, ये 5वीं हाई कोर्ट बनाई गई। उसके बाद जो, अच्छा सीसीआई का मैं आपको एक पॉइंट मेरे जहन से अभी आया, जहन से निकल गया था कि जी है ना आर्टिकल 175 इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, आर्टिकल 175 सीसीआई जो है ना वो रिजॉल्व करती है डिस्प्यूट्स बिटवीन द प्रोविंसेस, के प्रोविंसेस के दरमियान जो भी डिस्प्यूट्स आ जाएं उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। वो है अंडर आर्टिकल 175 ए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 175 और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स अंडर आर्टिकल 175 ए, 175 ए, आई रिपीट 179 ए। तो टिल 1996, 1996 से पहले पहले
जो जजेस की अपॉइंटमेंट की पावर्स होती थी वो एग्जेक्टिव के पास होती थी, ठीक है। उसके बाद 1996 से 18th अमेंडमेंट तक 2010 तक वो चीफ जस्टिस के पास पावर्स चली गई, लेकिन 18th अमेंडमेंट ने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। तो अब इंस्टीट्यूशन अब क्या है कि जो है ना वो अ, आपको पता है कि चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट है या जो जितने भी जजेस की अपॉइंटमेंट है वो जो है ना अब एक अपोजिशन के 3 मेंबर्स हैं, नहीं 6 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो 3 अपोजिशन से हैं और 3 जो हैं वो गवर्नमेंट से हैं। तो ये आपस में नाम डिसाइड करते हैं, उन नाम के ऊपर जो है ना एक मुत्तफिका फैसला होता है, वो फिर आगे नाम प्रेसिडेंट को जाता है और प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जी शहजादा मैं रिपीट करता हूँ कि पहले 1996 तक जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स थी वो थी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एग्जीक्यूटिव के पास, ठीक है। 1996 से 2010 तक जो अपॉइंटमेंट्स थी वो उनकी पावर दे दी गई चीफ जस्टिस साहब को, जो भी चीफ जस्टिस होगा वो जज अपॉइंट करेगा, लेकिन 18th अमेंडमेंट ने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, इंस्टीट्यूशंस बना दिए गए, एक कमेटी बनाई गई अपोजिशन की और गवर्नमेंट के मेंबर्स की कि वो 3 नामों पर मुत्तफिक होंगी। उन 3 नामों में से फिर एक नाम सिलेक्ट किया जाएगा। अगर उन 3 नामों में से सिलेक्ट नहीं किया जाता, अगर मुत्तफिक नहीं होती, तो फिर प्रेसिडेंट साहब अपने नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो जब नाम मुत्तफिक हो जाए तो फिर प्रेसिडेंट साहब के पास जो है ना वो सिग्नेचर के लिए चला जाता है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट को भी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, और ये है अंडर आर्टिकल 213, आर्टिकल 213, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन हुआ अंडर आर्टिकल 213। तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो एक बड़ा क्रूशियल इंस्टीट्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है आपका, जिसके पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ये होती है कि वो साफ शफाफ इलेक्शन करवाएगा, ठीक है। जिसका दारोमदार जो है ना वो आपके आगे फिर अवाम पे होता है। तो जब साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, जो आज तक कभी हुए नहीं है, ठीक है, सॉरी टू से, तो साफ शफाफ जब इलेक्शन होंगे तो फिर जाके जो है ना वो मुल्क के अंदर ये बेजब्तियां जो है ना वो कम हो जाएंगी। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, इलेक्शन होल्ड करवाना, ये सारी इनकी जिम्मेदारी थी 18th अमेंडमेंट से पहले, ठीक है। जो इलेक्शन कमिश्नर था उसकी अपॉइंटमेंट जो थी वो प्रेसिडेंट करते थे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर साहब एक नाम एडवाइस करते थे और प्रेसिडेंट साहब जो है ना वो उसके ऊपर साइन करके 18th अमेंडमेंट से पहले ये प्रोसीजर था, तो इलेक्शन कमिश्नर बना देते थे। लेकिन अब जो है ना वो पार्लियामेंट की एक कमेटी है जिसके 12 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये काइंडली गौर से सुन लीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके 12 मेंबर्स हैं, ठीक है। 6 अपोजिशन से और 6 ट्रेजरी बेंचेस से, 6 गवर्नमेंट से, 6 अपोजिशन से, 6 गवर्नमेंट से, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन ये 3 नाम सेंड करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी को। वो पार्लियामेंट्री कमेटी फिर आगे नाम फाइनलाइज करके नाम भेजती है, तो फिर प्रेसिडेंट साहब जो है ना वो साइन करते हैं। 12 मेंबर की कमेटी है, 6 फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेस, 6 फ्रॉम द अपोजिशन। तो ये सारे जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन ये 3 नाम आगे इनको भेजते हैं और ये फिर आगे नाम फाइनलाइज करके प्राइम प्रेसिडेंट से साइन करवाते हैं।
तो ये जो है ना इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, ये है अंडर आर्टिकल 213 213। जो लास्ट है, लास्ट नहीं सॉरी सेकंड लास्ट, वो है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट। जो ये आती हैं केयर टेकर गवर्नमेंट्स आती हैं इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले, तो इनकी अपॉइंटमेंट को भी जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक स्टूडेंट डिस्कनेक्ट हो गया, वो दोबारा अच्छा अच्छा। तो जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट्स, केयर टेकर गवर्नमेंट को जो ना वो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। ठीक है, तो आर्टिकल अंडर आर्टिकल 224, आई रिपीट, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 224 किसी को पता है, किसी स्टूडेंट को, कि सबसे पहले जो फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के वो कौन थे? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? नहीं, नूरुल अमीन नहीं। नहीं, गुलाम मुस्तफा जतोई थे जो पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, अच्छा। तो जो अच्छा, ये जो आइडिया है, ये हमने वैसे जो केयर टेकर गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट का आइडिया हमने जो है ना वो बांग्लादेश से बारो किया है। ठीक है, गुलाम मुस्तफा जतोई पाकिस्तान के पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट की ये जो इम्प्लीमेंटेशन का आइडिया 18th अमेंडमेंट में हमने जो बारो किया, वो बांग्लादेश से बारो किया। ठीक है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट का, और फर्स्ट टाइम जो है ना वो इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1998 में। ये बस वैसे आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इससे पहले जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जो 18th अमेंडमेंट के बाद इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, और ये है कि प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन इसी तरह दोनों अपने मुत्तफिका फैसले के जरिए जो है ना वो केयर टेकर गवर्नमेंट बनाते हैं। तो केयर टेकर गवर्नमेंट के 5 मेंबर होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर होता है और बाकी 4 चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है और 4 चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। एक मिनट, अच्छा, आवाज आ रही है सबको? एक दफा मुझे बता दें, सारे स्टूडेंट्स के मैसेज प्राइवेट आ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है सबको? जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अच्छा, उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि, अच्छा सॉरी, मैं आपको बता रहा था केयर टेकर गवर्नमेंट। तो इसमें यह कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन, अपोजिशन लीडर जो है वो एक वो नाम सजेस्ट करते हैं, नाम सजेस्ट करके इसी तरह वो पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजते हैं। कमेटी नाम फाइनलाइज करके इलेक्शन कमीशन को भेजती है, और फिर इलेक्शन कमीशन जो है ना वो फाइनल उनके नाम जो है ना वो बताती है कि कौन कौन जो है ना वो बनेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो लास्ट है वो है सर्विसेज चीफ्स अपॉइंटमेंट। कि वो जो सर्विस चीफ की अपॉइंटमेंट है अंडर आर्टिकल 243, आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 43 के तहत
पहले जो है ना वो सर्विसेज चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो होती थी प्रेसिडेंट के पास। अब जो है ना उसको पावर्स को चेंज कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है, अब जो पावर्स है वो प्राइम मिनिस्टर को दे दी गई। ठीक है, अच्छा लिसन, सारे एक दफा मेरी बात सुन ले कि अभी जो है ना वो मैंने 40 मिनट्स का टाइम इस वजह से सिलेक्ट किया हुआ है कि वैसे पहला 40 मिनट्स का सेशन था, 40 मिनट्स का टाइम इस वजह से सिलेक्ट किया हुआ है कि जो 40 मिनट्स की जो रिकॉर्डिंग होती है ना वो ये है कि गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड नहीं करनी पड़ती। मैं डायरेक्ट आपको वीडियोस भेज दिया करूंगा, आपको गूगल ड्राइव में जाके डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको जो है ना वो डेली की 2 रिकॉर्डिंग्स हुआ करेंगी 2 हिस्सों में, और वो दोनों के दोनों जो है ना वो मैं आपको व्हाट्सएप पे वीडियो भेज दिया करूंगा। ठीक है, ओके। जी ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद कुछ इम्पैक्ट्स आ गए 18th अमेंडमेंट के। ये जो 3 हेडिंग्स हैं, इम्पैक्ट्स ऑफ 18th अमेंडमेंट क्या हुए, चैलेंजेस क्या क्या आए 18th अमेंडमेंट को, और इनको हमने खत्म कैसे करना है। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह इसको कल डिटेल में करेंगे, क्योंकि ये 18th अमेंडमेंट का बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और या क्या कहते हैं आप लोग, इसको हम कवर कर लेते हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ 18th अमेंडमेंट, चैलेंजेस और हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंज, ये हम कर लेते हैं। और जो इस्लामिक प्रोविजंस है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये हम कल कर लेंगे। क्या कहते हैं सर सारे? बताएं मुझे, 18th अमेंडमेंट की ये 3 टॉपिक्स, 3 हेडिंग्स कवर कर लें। जी ठीक है, अच्छा। तो इम्पैक्ट्स मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। तो इम्पैक्ट आपको ये 18th अमेंडमेंट पढ़ के ही समझ आ गया होगा सबको। जी चलें, ठीक है, कल कर लें, कल कर लें। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये 18th अमेंडमेंट भी आप सब लोगों को समझ आ गई है। इसके इम्पैक्ट्स, चैलेंजेस और ओवरकमिंग को कैसे करना है, और इस्लामिक प्रोविजंस, असल में ये सारे आपस में लिंक करते हैं। तो इनको हम कल कर लेते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, क्योंकि कल काफी स्टूडेंट्स कल भी कह रहे थे कि जो है ना वो बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाता है। तो जी ठीक है, कल सारे रिवाइज कर लीजिएगा। और ये बल्कि मैं आप लोगों को असाइनमेंट देता हूँ। ये जो 3 हेडिंग्स है ना, इम्पैक्ट्स ऑफ 18th अमेंडमेंट, challenges to 18th amendment और how to overcome these challenges, ये आप लोगों ने असाइनमेंट करनी है। 6 6 7 7 पॉइंट्स इम्पैक्ट्स के, चैलेंजेस के और हाउ टू ओवरकम, ये आप लोगों ने लिख के मुझे भेजनी है, ठीक है। उसके बाद फिर कल जो है ना वो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पर मुझे भी पता चले ना कि इम्पैक्ट्स को, इम्पैक्ट्स की कितनी कितनी जो है ना वो समझ आई है सबको। ठीक है, तो ये 18th अमेंडमेंट की अगर आप सब लोगों को समझ आ गया, तो इम्पैक्ट्स, चैलेंजेस और हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, ये आप सब लोगों ने जो है ना ये मुझे लिख के ये मुझे व्हाट्सएप करने हैं। ठीक है, डन सबको? जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। इस इसका सबसे बड़ा फायदा आप सब लोगों को होगा। सबसे बड़ा फायदा आप सब लोगों को ये होगा कि 18th अमेंडमेंट आप सब लोगों ने पढ़ ली है। तो अभी इसके इम्पैक्ट्स क्या हुए, चैलेंजेस क्या क्या हैं, हाउ टू ओवरकम, आप नेट का भी यूज करें और आप देख के मुझे बताएं कि क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं वो आप लोगों को भेजूं और आप उसी को रटल गए। आप खुद इम्पैक्ट्स लिखें, ठीक है, ताकि इनके अलावा आपकी अपनी भी सर्चिंग हो। ठीक है ना? तो 18th अमेंडमेंट के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन? जी ठीक है, ठीक है, ठीक है फिर, ओके सब स्टूडेंट्स को अल्लाह हाफिज।
और ख्याल रखिएगा सारे अपना। फी अमान अल्लाह।